वेलकम टू अवर चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। इस वीडियो में हम आपके साथ करने वाले हैं एमिली डिकिंसन की एक छोटी सी पोएम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। एमिली डिकिंसन, उनका पूरा नाम था एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। वो एक अमेरिकन पोएट थी। उनका जन्म दिसंबर 1830 में हुआ था और उनकी डेथ 1886 में हुई थी, यानी उनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। और वो एक प्रोलिफिक प्राइवेट पोएट थी, माने कि बहुत ज़्यादा लिखती थी लेकिन प्राइवेटली। उन्होंने अपनी पोएम्स अपने लाइफ टाइम में किसी को नहीं दिखाई। उन्होंने करीब करीब 1800 पोएम्स लिखी, लेकिन 10 से 12 ही उनके लाइफ टाइम पे पब्लिश हुए। वो बहुत ही सीक्रेटिव थी, बहुत ही शांत थी, बट बहुत ही वेल रेड थी। वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी रॉबर्ट ब्राउनिंग से, एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग से, इवन कीट्स से। और उन्होंने अपना ज़्यादातर समय अपने पेरेंट्स के घर में ही निकाला। उनकी सिस्टर थी और एक ब्रदर थे, दोनों उनसे छोटे थे। वो भी उनके इंटेलेक्चुअल साथी बनकर ही रहे हैं। तो उन्होंने आइसोलेशन में निकाला, आउटसाइड वर्ल्ड से वो कटी हुई थी, लेकिन क्योंकि वो वेल रेड थी तो उन्हें लाइफ की समझ बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने छोटी छोटी पोएम्स लिखी हैं। उनकी पोएम्स मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ द 17th सेंचुरी इंग्लैंड से इन्फ्लुएंस्ड हैं, यानी मेटाफिजिकल स्टाइल है उनके उसमें। और उनका कोई टाइटल्स नहीं है। उनके जो टाइटल्स हैं वो फर्स्ट लाइनर्स को ही वो मतलब उनकी पोएम के टाइटल्स बन गए हैं। उन्होंने डेथ और इमॉर्टैलिटी पे लिखा है, नेचर पे लिखा है, काफ़ी मॉरलिस्टिक पोएम्स लिखी हैं, काफ़ी लाइफ की फिलॉसफी पर लिखी है। जैसे आप देखिए, डेथ और इमॉर्टैलिटी पे उन्होंने लिखी है, आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड। और दूसरा है, आई हर्ड अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन। तो देखिए कितना मतलब डिफरेंट टाइटल है। बहुत कम पोएट्स इस तरह की पोएम्स लिखते हैं। और इनकी एपिग्रामेटिक स्टाइल है, यानी कि बहुत कम उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया। मतलब कहते हैं ना, कम लाइन में बहुत ज़्यादा वो कुछ कहना। तो इसी तरह की इनकी ये भी एक पोएम है, इसको जिसका टाइटल तो नहीं है, फर्स्ट लाइन इसकी है। तो इसी तरह से इनकी ये पोएम है जिसकी फर्स्ट लाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पोएम, जिसकी फर्स्ट लाइन और टाइटल सेम है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। ये एक लिरिकल पोएम है। और ये जो उनके लाइफ टाइम में, जो मैंने आपको बताया 5-7 पोएम्स हैं या 10 पोएम्स हैं, जो भी है उसी टाइम पे पब्लिश हुई है। मतलब ये उनके लाइफ टाइम पर पब्लिश हुई है। ये लिखी तो गई थी 1859 में, लेकिन पब्लिश हुई थी 1864 में। और इसमें जो इमेजेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो देखिए, 2 तरह की इमेजेस कॉन्ट्रास्ट में चल रही हैं। एक तो विक्ट्री की, दूसरी फेलियर की। विक्ट्री विक्टोरियस के लिए कैसी है? विक्ट्री माने जीत। विक्ट्री या जीत, जीतने के लिए क्या महत्व रखती है, और जीत हारने वाले के लिए क्या महत्व रखती है। मतलब दोनों जने उसको कैसे काउंट करते हैं, सक्सेस को किस तरह से काउंट किया जाता है, मतलब किस तरह से देखा जाता है दोनों पार्टीज के द्वारा, जीतने वाले की और हारने वाले की। छोटी सी पोएम है, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ देती हूँ। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। यहाँ इन्होंने बोला है कि जो सक्सेस है वो उन्हीं को स्वीट दिखाई देती है जो फेल होते आए हैं। उनको लगता है अरे वो पास हो जाते या वो जीत जाते तो कितना मजा आता, ठीक है ना। दूसरी तरफ जिन्होंने जीता है उनको इतना एहसास नहीं होता जितना एहसास हारने वाले को होता है। और इसमें लिखा है, जिसको भी सक्सेस चाहिए उसको अर्जेंट नीड होनी चाहिए। सोरेस्ट होता है अर्जेंट, मतलब उसके अंदर पैशन होना चाहिए, जीतने का एक बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तभी वो ये नेक्टर, जीत का जो नेक्टर है, मधु है, जो रस है, उसको वो पी पाएगा, उसको वो तभी महसूस कर पाएगा। अगर उसके दिल में इतना पैशन नहीं है, इतनी तीव्र इच्छा नहीं है, तो वो नेक्टर या सक्सेस को क्या लेगा,
उसको जीत कैसे हासिल होगी। Not one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory. जीतने वाला, पर्पल होस्ट होता है जीतने वाला, जो आसमान में होस्ट करता है, किसको, जो आसमान में रहता है, आसमान को होस्ट करता है, जो जीत का झंडा फहराता है, उसको जीत की डेफिनेशन पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो जीत गया। उसके लिए तो वैल्यू वो जीत वाली वो नहीं रहती, जो जीत की वैल्यू किसकी आंखों में है, हारने वाले की। As he defeated, dying, on whose forbidden ear the distant strains of triumph burst agonized and clear. और जो डिफीट हो गया, देखिए यहाँ पर एक तरह से इन्होंने वॉर के बारे में कहा है, ये जो युद्ध होते हैं ना, उसकी जीत की यहाँ पर बात हो रही है, कि जो जीत जाता है वो तो जीत गया, उसने तो अपना झंडा लहरा दिया, लेकिन जो हार गया, जो मर रहा है, जिसके कान एकदम से बंद हो रहे हैं, जिसको चाहिए वो, जो जीत का जो खुशी है उसको सुनने के लिए जो तरस रहा है, जिसके अंदर वो एग्नी है, वो दुख है, वो क्लियर है, अंदर से दिखाई दे रही है, वो चाहिए, वो जीत की असली परिभाषा जानता है। तो यहाँ पोएट इसी तरह से बता रहे हैं कि ये एक तरह का मैसेज है, एक तरह का इन्होंने लाइफ की एक फिलॉसफी यहाँ पर बताई है कि सक्सेस उसी को मिलती है जो क्रेव करता है, जो बुरी तरह से उसके पीछे पड़ जाता है। क्योंकि और देखिए जो फेल होते हैं वो उनके लिए सक्सेस स्वीट है, समझ गए आप, ये पैराडॉक्स कहलाता है कि जो हारने वाला है उसके लिए सक्सेस स्वीट है, और जो जीतने वाला है उसको ज्यादा एहसास नहीं है सक्सेस का। ये एक पैराडॉक्स होता है, ये एक उल्टा पुल्टी सिचुएशन होती है। इन्होंने इमेजरी ऑफ वॉर दी है, यहाँ ये बता रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर रहे हैं जीतने वाले के बीच में और हारने वाले के बीच में, जो झंडा लहरा रहा है वो, और दूसरी तरफ जो बिल्कुल डेथ बेड पे मर रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ डेथ है, वो जो जिसने झंडा फहरा दिया उसको जीत का की कोई डेफिनेशन नहीं आती, वो समझा नहीं सकता, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता, लेकिन जो हार रहा है वो क्लियरली आपको बता सकता है कि ट्रायम्फ क्या है, जीत क्या है। तो बहुत ही छोटी से मतलब कुछ लाइनों के अंदर ही उन्होंने एक परसेप्शन बताया है जीतने का। उनका कहना है जो जीतना चाहते हैं उनके अंदर आग होनी चाहिए जीतने की, उनके अंदर मतलब अंदर से एक बहुत ज्यादा पैशनेट फायर होनी चाहिए कि यस ये चीज लेनी है, जीतनी है, तभी वो इस जीत की डेफिनेशन बताने के लायक होंगे। यहाँ पर जो पैराडॉक्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, किस किस के बीच में, हारने वाले के और जीतने वाले के, ठीक है। और ये जो ग्लोरी ऑफ सक्सेस है ये एक के पास है पर दूसरे को उसका एहसास है, उसके खो जाने का उसको एहसास है। इमेजरी ऑफ कोर्स वॉर की है। ये एक छोटी सी पोएम है 3 स्टैंजास की, जिसकी राइम स्कीम है ABCB, और जो मीटर चल रहा है वो आइम्बिक है ज्यादातर, या तो आइम्बिक ट्राईमीटर है या आइम्बिक पेंटामीटर है। अगर ये पूछा जाए कि ये किस पोएट ने लिखी है तो आप आराम से बता सकते हैं एमिली डिकिंसन की पोएम है, और इसका टाइटल इसका फर्स्ट लाइनर है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब लिखी गई, तो ये मैंने आपको वीडियो में अच्छे से बता दिया है, आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको इसके सारे आंसर्स इसी में से मिल जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये पोएम कब लिखी गई है और कब पब्लिश हुई है तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये पोएम 1859 में लिखी गई है और 1864 में पब्लिश हुई है। और ये किस डेली में पब्लिश हुई है, मतलब किस जर्नल में, तो उसका नाम है ब्रुकलिन डेली यूनियन। क्या नाम है उसका? ब्रुकलिन डेली यूनियन। और ये अनोनिमसली पब्लिश हुई है। पूछा भी जा सकता है अनोनिमसली मतलब इस पोएम को जब पब्लिश किया गया तो इसके नीचे किसी भी पोएट का नाम नहीं था। मैंने आपको बताया वो बहुत ही सीक्रेटिव स्टाइल में लिखती थी। तो इस पोएम की राइम स्कीम क्या है तो आप आराम से बता सकते हो ABCB। और इसके जो कितने लाइंस की पोएम है तो आप बता सकते हैं कि 3 स्टैंजास ऑफ 4 लाइंस ईच है। और इसका मीटर क्या है तो आइम्बिक ट्राईमीटर है और आइम्बिक टेट्रामीटर भी है और पेंटामीटर भी है, मतलब ये मिक्स्ड है। इसका एक कोई
रेगुलर मीटर नहीं है। और ये किससे प्रभावित थी, तो मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनकी वाइफ एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग और इवन कीट्स और मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ द 17th सेंचुरी। इनकी स्टाइल मेटाफिजिकल पोइट्स की तरह है, मेटाफिजिकल पोइट्री है ये, और इसमें एपिग्रामेटिक स्टाइल है, तो ये सब इनके क्वेश्चंस में आ सकता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।